शिवराज कैबिनेट ने आज इतिहास रच दिया। यह पहला मौका था जब कैबिनेट की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्रियों से बात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सभी विभागों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे किए जाने को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी मंजूरी दे दी। साथ ही पीएम सुनिधि योजना को नगर पालिका से आगे बढ़ाकर नगर पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत तक विस्तार करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कैबिनेट ने भारत माला परियोजना के तहत राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड तक 309 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी। प्रदेश में 12,000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। साथ ही किसानों को अधिग्रहित की गई जमीन के बदले किसान को जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। शिवराज कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को साल 2020 से साल 2022 तक के लिए लागू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, चंबल एक्सप्रेस वे। शिवराज कैबिनेट की आज पहली वर्चुअल बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह ने अस्पताल से इस बैठक की अध्यक्षता की और अपने अनुभव साझा किए। सीएम शिवराज ने कहा कि यह बैठक हमारे संकल्प का सबूत है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम जनता के काम को नहीं रुकने देंगे। बैठक में सीएम ने अस्पताल के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि अस्पताल में वो अपनी चाय खुद बना रहे हैं और अपने कपड़े भी खुद धो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त रहते इसका इलाज कराकर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अस्पताल में अपनी चाय खुद बना रहा हूँ, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ, क्योंकि कोविड वाले कपड़े अपन किसी बार को धोने नहीं दे सकते। और कपड़े धोने का भी एक और फायदा हुआ है। मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई, लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींच के वो बिना फिजियोथेरेपी की इससे हमें एक बात जरूर लगती है मुझे कि छोटे मोटे काम अपने हाथों से हमको करते रहना चाहिए। आज नया इतिहास। ये पहली वर्चुअल बैठक थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में। जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं। चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वहीं से उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने वेबिनार का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अस्पताल से जुड़े। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत हो रहे कामों पर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि प्रदेश में ये योजना 6 जून 2020 को लागू की गई थी। इसके बाद से अब तक 8,70,330 पथ विक्रेताओं ने पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश आवेदन प्रस्तुत करने में देश में पहले स्थान पर है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पूछे गए 1200 सवालों को विधानसभा सचिवालय ने निरस्त कर दिया है। सचिवालय ने राजभवन को यह कहते हुए सूचना भेजी है कि जब सत्र निरस्त हो चुका है तो ऐसे में इन सवालों के जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने इसे विधायकों के विशेषाधिकार का हनन मानते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया है। उन्होंने मांग की है कि विधायकों के निरस्त किए गए सवालों के जवाब अगले सत्र में पटल पर रखे जाएं। इधर संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तर्क दिया है कि सत्र निरस्त होने के साथ ही सारी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। मॉनसून सत्र में पूछे गए इन 1200 सवालों में से ज्यादातर का जवाब सचिवालय के पास आ गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से विधानसभा के मॉनसून सत्र को ही स्थगित कर दिया गया। हमारे विधायकों का विशेषाधिकार है कि आपको कि हर प्रश्न का, समस्याओं का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया है कि विधायकों के प्रश्नों को स्थगित करने का, उस पर पुनः विचार करें और उनके जवाब हर विधायक को मिले, यही मैं कहना चाहता हूं। उसमें यह आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है।
उसके सारे प्रश्न निरस्त हो जाते हैं। ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन जो भी होता है उस सत्र का सभी निरस्त हो जाता है। जब सब निरस्त हो जाता है तो ये कैसी प्रतिक्रिया है उनकी? मध्य प्रदेश कांग्रेस में कौन कमान संभालेगा, युवाओं का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर कांग्रेस पर हमला करने का बीजेपी एक भी मौका नहीं जाने दे रही। एमपी बीजेपी के नेता और शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिसे सीएम शिवराज सिंह ने रीट्वीट किया। भूपेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि जयवर्धन के समर्थक उनको भावी मुख्यमंत्री बना चुके हैं। नकुलनाथ के पिता का आदेश कि प्रदेश संभालो, न राजा न व्यापारी, कह रहे हैं जीतू पटवारी। उन्होंने आगे सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या युवा कांग्रेसियों ने चुनाव से पहले ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को वानप्रस्थ भेजने का मन बना लिया है। सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के समर्थन में चल रहे एक नारे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। दरअसल सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी के समर्थन में नारा चल रहा है, जिसमें लिखा है न राजा न व्यापारी, अब की बार पटवारी। इस नारे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उपचुनाव में जनता सब तय कर देगी। वहीं कोरोना संकट के दौरान भी सियासत को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमारे डंडे झंडे और एजेंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन कोरोना संकट को लेकर तो हम एक हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में। माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजा ना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूं कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहां तक नीचे हाशिए पर जाएगी। अभी तो हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में और कोई तात्कालिक संकट तो दूसरा ऐसा है नहीं ना कि जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षण कर रहे हो और हाहाकार मच जाए। आज हाहाकार मचाने को अगर कोई है तो वो कोरोना है। और इस समय तो आपके देखो, हमारे डंडे अलग हो सकते हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रचार कर रही है। सभी नेताओं के एकजुट होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ग्वालियर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के लिए नारे लगाने से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बचते नजर आए। साथ ही जीतू पटवारी के लिए चल रहे कैंपेन पर उन्होंने कहा कि अभी कलेक्टर, पटवारी और तहसीलदार के बारे में बात नहीं होगी। कांग्रेस की प्राथमिकता उपचुनाव जीतना है, बाकी बातें बाद में होंगी। अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार, कलेक्टर, इन सब की बात बाद में करेंगे। भोपाल में बीजेपी के नाराज नेता उपचुनाव के बहाने पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा के आवास पर इकट्ठा हुए। बैठक में कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, दीपक जोशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया, शैलेंद्र प्रधान, नरेंद्र बिरथरे समेत कई नेता शामिल हुए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए रघुनंदन शर्मा ने कहा कि सरकार और संगठन में संवादहीनता बनी हुई है। कई सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को लेकर रघुनंदन शर्मा ने कहा कि ये लोग अभी तो आए हैं, इन्हें जनता का जनादेश लेना बाकी है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि कांग्रेस से आए कुछ लोगों के कारण उनका करियर पिछड़ रहा है। कार्यकर्ताओं की अलग अलग चिंताएं हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 9 अगस्त को एक बार फिर बैठक करेंगे, संवाद और संपर्क खत्म होती स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा के साथ बैठक की है। बैठक में उनके साथ अपनी दिल की बात की है, मन की बात की है और इन नेताओं का पार्टी से कई विषय पर कहीं न कहीं जो इच्छा है पार्टी की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इन तमाम विषय पर रघुनंदन शर्मा जी को उन्होंने बताया है। क्या कुछ मीटिंग में हुआ, कौन कौन नेता शामिल हुए, सीधे रघुनंदन शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, ऐसे समय जब पार्टी संयुक्त मीटिंग कर रही है, चुनाव के दौर में जा रही है, तब आपके साथ वो कौन कौन नेता हैं जो बैठक कर रहे हैं? देखो, ऐसे समय ही तो पार्टी को मदद की आवश्यकता होती है, पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता होती है।
पार्टी को सहयोग करने की ऐसे समय पर ही अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जिनके मन में पार्टी की कमजोर स्थिति को सुधारने की ललक है, वो सब व्यक्ति मेरे साथ आए, जुड़े। कई दिनों से वो मुझे फोन कर रहे थे, बात करना चाहते थे, और वो कल आए, उनके साथ मैं बैठा, ये सत्य है। और उन्होंने अपने हृदय की बात कही है कि पार्टी की कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, और हम आपके माध्यम से अपनी आवाज, अपनी बात पार्टी के प्रमुख नेताओं के सामने रखना चाहते हैं। इन लोगों की ये भी चिंता है कि इन लोगों के आने के कारण, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, इनके कारण इनका भविष्य क्या होगा, इनकी पूछ परख पार्टी में कम हो गई है, ये चिंता भी है क्या? हाँ, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी है जिनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस से जो लोग आए उनके कारण उनका कैरियर पीछे पिछड़ रहा है। कौन लोग हैं जो आपके साथ बैठक में थे, और क्या अगली कभी और मुलाकात आप लोगों की होने वाली है? देखिए, कल अनूप मिश्रा जी मेरे साथ थे, शैलेंद्र प्रधान थे, मेरे साथ नरेंद्र बिरथरे उसके माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थे, दीपक जोशी थे, भार्गव थे, प्रेम नारायण तिवारी थे, भार्गव गुना के, तो वो भी वजनदार नेता है, मैदानी नेता है। तो इस तरह से कई लोग थे, और कई लोगों के फोन दूरभाष पर पहले से बातचीत के माध्यम से मेरे को अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे। तो ऐसे प्रमुख लोगों को हम बुलाएंगे। 9 अगस्त को हम फिर बैठेंगे और किन मुद्दों पर बातचीत करके, और किन किन पदाधिकारियों से मिलना है, किन्हें अपनी चिंता से अवगत कराना है, और इस संवाद और संपर्क के अभाव की स्थिति को दूर करना है, इसके लिए 9 अगस्त को बैठेंगे। कि वो तमाम नेता जो अपनी पूछ फरक और अपनी जो पार्टी में जो उपयोगिता है उसको सही ढंग से सिद्ध कर पाने में कहीं न कहीं असमर्थ हैं, ऐसे नेताओं ने रघुनंदन शर्मा जी से संपर्क किया है और मीटिंग की है, और मीटिंग में अपनी बात रखी है, और रघुनंदन जी को अधिकृत किया है कि पार्टी नेतृत्व से वो चर्चा करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी में असंतुष्ट गुट तैयार हो रहा है? कैमरा पर्सन लवनिशेनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा के आवास पर हुई नाराज नेताओं की बैठक पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि जल्द बीजेपी में बड़ा विस्फोट होने की संभावना है। बीजेपी में कई नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के छोटे पौधे को सींचकर वट वृक्ष बनाने वाले खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी का जरा सा पौधा था उसको सींच के वट वृक्ष बनाया है, आज वो अपने आप को अलग पड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। संज्ञान लेने से बहुत दूर ये निकल चुका है ये मसला। जो विस्फोट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी एक बड़ा विस्फोट होगा। एमपी में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीएसपी में सेंधमारी शुरू कर दी है, क्योंकि ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां 20% दलित मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने पुराने साथियों से मुकाबला करने के लिए बड़े दलित नेता की तलाश है। पूरा इलाका यूपी से लगा होने के कारण बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में कांग्रेस ने बीएसपी से सेंधमारी शुरू कर दी है। फूल सिंह बरैया, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार पहले ही कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। कुछ बड़े नेताओं का भी बीएसपी से आना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दलित समाज समझ चुका है कि कांग्रेस सिर्फ दलितों का शोषण करती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दलित हमेशा से ही कांग्रेस का वोटर रहा है, इस बार भी वो कांग्रेस को ही वोट करेगा। कांग्रेस जो है भ्रमित है। जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायक, उसके बाद लगातार एक एक करके विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कमलनाथ जी को 5 साल शासन चलाना था, लेकिन वो घर के झगड़ों में उलझे रहे और 1.25 साल में उनको जाना पड़ा। और इसलिए कांग्रेस इस भ्रम में ऐसे काम कर रही है जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं और प्रदेश के लिए भी ठीक। हमें लगता है कि जो दलित वर्ग था वो प्रारंभ से ही कांग्रेस के साथ था, और कांग्रेस सर्वहारा पार्टी है। आज़ादी से देखेंगे आप, आज़ादी के संग्राम से आज तक, तो वे हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। कुछ ऐसा वक्त आया कि जब उनको प्रलोभन दिया गया बहन मायावती जी द्वारा,
लेकिन अब वहां पर भी उनका मोह भंग हो गया। तो ये उनका मान के चलिए अपना घर है, इसलिए उनका स्वागत है और सर्वहारा वर्ग के साथ हमेशा से कांग्रेस है और भविष्य में भी रहेगी। कोरोना संकट के बीच भी नेता चुनाव प्रचार करने का मौका निकाल ही ले रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने की सलाह दी गई तो कांग्रेस ने इसके सहारे प्रचार शुरू कर दिया। आज ग्वालियर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष मास्क जारी किए जिन पर लिखा है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। एमपी में फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। मास्क जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, इन लोगों ने पहले राउंड में सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों को तोड़कर बेंगलुरु ले जाके कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार गिरा दी। और आज की तारीख में ये वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। इनके पास एक सीनियर आदमी नहीं है जो कैबिनेट की मीटिंग ले ले। तो कुल मिलाकर इनमें घमासान चली हुई है। और जो बिक गए हैं उनके लिए नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। एक बार फिर कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। इंदौर में कोरोना की वजह से प्रशासन ने बाजार खोलने पर रोक लगा रखी है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में भी विरोध करने पर अड़ी है। आज इंदौर के राजवाड़ा मध्य क्षेत्र में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और जिला अध्यक्ष विनय बाकलीवाल समेत कई पार्टी नेता पहुंचे और प्रशासन के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने व्यापारियों को प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत देने की मांग की। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू फुल हो गए हैं, लेकिन व्यापारी जनप्रतिनिधि बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि व्यापारियों ने चर्चा में 3 दिन के लिए बाजार खोलने की छूट देने की मांग की है, जबकि समाज के लोगों का कहना है कि जिले में 4 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के लिए छूट दी जाएगी तो कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। अभी अस्पतालों में आईसीयू फुल हो गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में दोनों पक्षों को रखूंगा, उसी में फैसला किया जाएगा। स्थिति अगर देखी जाए, बेड्स हैं अपने पास में, पर आईसीयू फुल होते जा रहे हैं। आज की स्थिति में अगर आप किसी भी अस्पताल का आईसीयू को देखेंगे तो कोरोना के मरीजों से आईसीयू में कैपेसिटी अब नहीं बची है। इन परिस्थितियों में निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेगा और उनके सामने पक्ष रखेंगे। हम लोग दोनों पक्ष रखूंगा मैं, आईसीयू की स्थिति भी क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। और कल व्यापारियों से चर्चा हुई थी, उनका भी भावना ये थी कि सब 3-4 दिन के लिए हमें ये मौका मिल जाए हम लोगों, ताकि लॉस कंपनसेट हो सके। पर डेफिनेटली है कि अगर खुलेगा तो कोरोना के मरीज बढ़ेंगे और हो सकता है कि आगे और ज़्यादा सख्ती करनी पड़े शहर को बंद करने की स्थिति। अब भोपाल में भी पेड क्वारंटीन की सुविधा मिलेगी। जी हां, अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के सीधे संपर्क में आए हैं और आपको क्वारंटीन होना है, लेकिन आपको सरकारी क्वारंटीन सेंटर ठीक ना लगे, तो अब आप पैसे देकर होटल में क्वारंटीन हो सकते हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसकी जानकारी दी है। कलेक्टर के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव के सीधे संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होना जरूरी है। भोपाल में अभी तक प्रशासन की तरफ से ही क्वारंटीन सेंटर्स का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन अब भुगतान कर प्राइवेट होटल में क्वारंटीन होने की सुविधा ली जा सकेगी। जिला प्रशासन ने होटलों में पेड क्वारंटीन की दरें तय कर दी हैं। दरअसल पिछले दिनों सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स की सुविधाओं को लेकर लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी। इसी के बाद अब पेड क्वारंटीन की व्यवस्था शुरू की गई है।